जिंदगी में जो चाहा वो हुआ नहीं और जो हो गया वो सोचा नहीं था। तो स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रात को खाना खाने के बाद हम सैर को निकले थे। नुक्कड़ वाले पलवाड़ी से एक पान उधार खाकर एक फिल्मी गीत गुनगुनाते हुए अभी हम 2 ही कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से आवाज़ आई, जरा सुनिए भाई साहब। हमने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की हमें पुकार रही थी। लड़की कुछ हमारे करीब आई तो मेरे साथी के मुंह से निकला, अरे यह तो रहीमू कसाई का लड़का धीगे है। मैं जरा आंख फाड़ कर देख रहा था और मुंह ही मुंह में फिर मैं बड़बड़ाने लगा। आग लगे इस फैशन को, ना लड़की समझ में आती है ना लड़का। आखिर धीगे की जुल्फ़ें थोड़ी लंबी थीं, इसीलिए तभी हमें एहसास हुआ कि पीछे मुड़कर हमने गलती की है, क्योंकि रहमू कसाई के लड़के के बारे में मशहूर था कि वह आधा पागल है। उस पर किसी मरे हुए का अभी क्या ही कहें। तभी हमें एहसास हुआ कि पीछे मुड़कर हमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि रहमू कसाई के लड़के के बारे में मशहूर था कि वह आधा पागल था। उस पर किसी मरे हुए कवि या शायर की पता नहीं किसकी आत्मा का कब्जा है। इसीलिए वह सोते समय बाथरूम में, मतलब कि हर जगह ही समझ लीजिए कि वो कविता ही बकता रहता था। जो भी उसके फंदे में फंस गया है एक बार तो समझ लीजिए वह बेचारा गया काम से। आपको क्या, आपको कम से कम 2 दर्जन कविताएं, 400 दोहे और 11.5 दर्जन शेर सुनार जरूर हजम करने पड़ेंगे। हजम करने के साथ साथ आपको वाह वाह भी करना पड़ेगा। आपको चाय पानी खिलाना तो दूर, वह उल्टा ही आपसे कुछ वसूल कर लेगा। इसलिए मोहल्ले का कोई भी आदमी अब उसके फंदे में नहीं फंसता था। आज हमारी सहमत आई हुई थी जो हमने मुड़कर देखा था। हमारा दोस्त तो भागने में कामयाब हो गया, मगर मैं ज्यों का त्यों ही भागने को मुड़ा, वह मेरे सिर पर पहुंच चुका था। भाई साहब किधर चल दिए हो, इधर तो आओ, मेरे दिल को इतना ना सताओ। वह एक पुकार फिल्मी गीत के मुखड़े से संबोधित हुआ। मैंने कुढ़ कर कहा, यह तो किसी फिल्मी गीत की लाइन है। वह बोला, क्या बात है भाई साहब, यह गीत तो अभी अभी मैंने आपको देखकर बनाया है। खैर यह तो बताते जाइए कि अभी अभी जो शेर आप गुनगुना रहे थे वह किसका लिखा हुआ था। अरे भाई यह शेर वेर नहीं है, यह फिल्मी गीत का मुखड़ा था। हमने पीछा छुड़ाने की कोशिश की। गलत, एकदम गलत। उसने खास अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा, यह हमारा कहा हुआ शेर है जो हमने सन 1947 में पहले ही लिखा था। इसका एक मुखड़ा और है, वह है आई आई या क्या करूं मैं, या सुकू सुकू। और इसके बाद क्या, वह रेडियो की तरह कान फाड़े जा रहा था। उसने मेरी कमीज का बटन पकड़ कर रखा था और गाने की रफ्तार ऐसी थी कि मानो जंबो जेट हो। मैं गुस्से से सिर पीटता रह गया था। आखिर एक उपाय समझ में आया। मैंने कमीज का बटन तुड़वा दिया और भाग निकला। आधे घंटे बाद जब मैं लौट रहा था तो देखा कि वही बटन हाथ में पकड़े गाए जा रहा था। मैंने सोचा सीधा भाग चलूं, मगर वही हुआ जिसका डर था। हम अभी सिर पर पैर रख कर भागने ही वाले थे कि उसको जैसे होश आ गया और मैं फिर पकड़ लिया मुझको। अजी आप कहाँ जा रहे हो? आज हम लोगों का कवि सम्मेलन है, आपको उसमें चलना ही पड़ेगा। कवि सम्मेलन का नाम सुनते ही हमारे हाथ में मक्खियाँ उड़ गईं। मुझे वह मशवरा याद आ गया जिसमें मैं सभापति बनाया गया था। इस मुशायरे के गीत और गज़लें सुनकर श्रोताओं को इतना जोश आ गया कि उन्होंने अपनी चप्पलों और जूतों के अलावा सड़े गले अंडे और टमाटर भी मुझ पर बरसाए थे। मुझे तो उस दिन एक जोड़ी नई चप्पल भी मुफ्त में गंवानी पड़ी थी।
पहले मेरी हल्दी धनिया तथा अन्य मसालों की दुकान थी। हल्दी नाक में घुसती थी, मिर्च आँखों में जलाती रहती थी और मैं सदा दुखी रहता था। आमदनी भी कुछ खास नहीं थी, दुकान चलती ही नहीं थी तो आमदनी कहाँ से होती। जूते चप्पल से आई अकल हमारी। पहले मेरी हल्दी धनिया की दुकान थी और अन्य मसालों की दुकान थी। हल्दी नाक में घुस जाती थी और मिर्च का तो हाल ही मत पूछिए, आँखें जला डालती थी और मैं सदा दुखी ही रहता था। आमदनी भी कुछ खास नहीं रहती थी, दुकान चलती ही नहीं थी तो आप ही बताइए आमदनी कैसे होगी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने धंधा बदल दिया। पुराने जूते चप्पल इकट्ठा करता था और बोरे में लाद कर मंडी में बेच आता था। अक्सर इसी तरह टमाटर, गोभी और बैंगन वगैरह भी इतने इकट्ठा कर लेता था कि मैं उन्हें मंडी ले जाकर थोक के भाव में उसे बेच सकता था। मंडी के सारे थोक व्यापारी मुझे जानने लगे थे, इसीलिए कि जितने सस्ते दामों में मैं उन्हें माल बेचता था उतने में तो कोई किसान या मोची भी नहीं दे सकता था। लोग समझते थे कि ये मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं ऐसे ही उनको सस्ते सामान दे रहा हूँ और मैं अपने आप को लुटा रहा हूँ, पर मैं खुश था। मेरा यह धंधा बड़ी तेजी के साथ फल फूल रहा था। जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा था और शहरों के मुशायरे और कवि सम्मेलन दिन रात चलते रहते थे। पब्लिक हर मुशावरे को बिल्कुल झुंड बनाकर रहा करती थी। हर एक कवि सम्मेलन में जूते चप्पल उछलते रहते थे और मेरा धंधा निखरता जा रहा था। मुझे अचानक मुशायरे और कवि सम्मेलन में जाने का शौक लग गया। दोस्तों पूछता रहता हूँ अगला कवि सम्मेलन कब होगा। मैं सिर्फ यह खबर तलाशता रहता था कि अगला मुशायरा कब होगा। पड़ोसी और घर वाले मुझे अचानक पैदा होने वाली इस साहित्यिक रुचि पर हैरान हो गए और मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ रहमू कसाई का के लड़के को, जिसके कारण मेरे जीवन में यह क्रांति आ गई। बात कुछ समय पहले की है। रात को खाना खाने के बाद हम सैर को निकले थे। नुक्कड़ वाले पनवाड़ी से एक उधार का पान खाकर एक फिल्मी गाना हम लोग गुनगुनाते हुए अभी 2 ही कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से आवाज़ आई, जरा सुनिए भाई साहब। हमने पीछे मुड़कर देखा, एक लड़की ने हमें पुकार रही थी। इसी तरह एक कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला था हमें। दोस्तों के बहकाने पर मैं भी माइक्रोफोन पर गीत गाने के लिए उठ खड़ा हुआ। 1 घंटे बाद जब मैंने अपना गीत ख़त्म किया और आंखें खोल कर देखा तो पंडाल में एक भी आदमी ना था। अलबत्ता मतलब उल्टा उसके क्या हुआ, सामने के पेड़ पर बैठा एक उल्लू हमें हैरानी से घूर रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रहमू कसाई के लड़के की बात, फंस तो चुका ही था मैं। उसके साथ चल पड़ा। एक टूटी फूटी झोपड़ी दाखिल होते ही चरस की बदबू ने पूरे जोश से हमारा स्वागत किया। वहाँ सारे हिप्पी जमा थे। कवि सम्मेलन पहले ही शुरू हो चुका था। एक सज्जन चरस का दम मारते हुए उठे और कहे, एक कविता आपकी सेवा में पेश करता हूँ। और हमारी सेवा में उन्होंने यह कविता पेश की। आपको भी आज सुनाते हैं। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। ठहरो, एक मरियल आवाज़ सुनाई दी। उन सज्जन का मुखड़ा अधूरा ही रह गया। एक अधूरे सज्जन दूसरे सज्जन उठकर खड़े हुए और उन्होंने चरस के नशे में झूमते हुए गुस्से से कहा, या आदमी चोर है, इसने यह गीत चुराया है। इस गीत का मालिक मैं हूँ। पहले वाले खपच्ची पहलवान ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, यह गीत मेरा है। इसी तू मैं दोनों कवि एक दूसरे से भिड़ गए। फिर क्या था, किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। सारे चरसिए अपनी अपनी चप्पलें उतार कर उन दोनों के सिरों की तरफ उछालने लगे। दोनों की चप्पलें पड़ी, दोनों के सिर में गुम्मक निकल आए।
ठीक 2 हफ्ते के बाद इसी चप्पल युद्ध की मेहरबानी से हमारी एक पुराने जूतों चप्पलों की दुकान खुल गई। नए जूते और चप्पलें इतने महंगे हो गए हैं कि हमारी दुकान का माल देखते ही देखते ख़त्म हो गया और मांग बहुत बढ़ गई। और अभी हम बड़ी बेसब्री से फिर किसी आधुनिक कवि सम्मेलन का या मुशावरे का इंतज़ार कर रहे थे कि खबर मिली कि ठीक उसी जगह या जहां हमने चप्पल और जूते बटोरे थे, एक बहुत बड़ा मुशायरा होने जा रहा है। लेकिन इस बार मैं अपने इस नए कारोबार को बड़े पैमाने पर करना चाहता था। इसीलिए इस संघर्ष के लिए मुझे एक साझेदारी की ज़रूरत पड़ी। मैंने अपने एक मित्र से बात की। वह मित्र बेकार था, यानी कविताएं लिखा करते थे। कवि सम्मेलनों का मौसम था। आज हमारा कारोबार बड़ी तेज़ी से फल फूल रहा था। जल्दी ही हमें यह भी मालूम हुआ कि ऐसी जगह पर जूते चप्पलों के अलावा तो टमाटर, बैंगन और केले फेंके जाते हैं। हम उन्हें भी इकट्ठा करके थोक के भाव में बाजार में बेच सकते थे। देखते देखते हम पुराने जूते चप्पलों के थोक व्यापारी के रूप में मशहूर हो गए। सब्जी मंडी में भी हमारे नाम का डंका बजने लगा। जिस तरह हर धंधे में थोड़ा बहुत खतरा है, वैसे ही इसमें भी कभी कभी खतरे से गुजरना पड़ता था हमें। माल बटोरते बटोरते श्रोता के हमले का शिकार अक्सर हम भी हो जाया करते थे, मगर बात इससे ज़्यादा भी गंभीर नहीं हुई कि सिर में 2-4 गुम्मक निकल आए। इस धंधे में फ़िलहाल कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा एक छात्र छत्र राज है। फ़िलहाल हम दोनों हाथों से माल बटोर रहे हैं। ना आँख में मिर्च लगती है और अब ना ही हल्दी घुसती है। तो इस तरीके से हम मसालों का व्यापार करते करते कभी जो है ये जूते चप्पलों का हमारा बिजनेस शुरू हो गया। हमें तो खबर ही नहीं लगी। और यकीन मानिए इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी चलती है दोस्तों। मतलब जो हम कभी सोचे नहीं होते हैं वो हो ही जाता है, और जो नहीं सोचे होते हैं वो तो कभी होता ही नहीं है। तो बस यही उल्टी सीधी में ज़िंदगी हमारी गुजर रही है। तो हमारी कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा मनोरंजन मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा आपका अनुभव कैसा रहा इस कहानी को लेकर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिए।